नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षक, टीचर, एजुकेटर का। आपका हृदय से स्वागत है शाला सुगम में। टीचर क्या है और इसकी क्या क्या है विशेषताएं, इनके बारे में हम आज पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि शिक्षक वास्तव में तभी शिक्षण करा सकता है जब वह स्वयं अध्ययनशील हो। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने माना कि शिक्षक को स्वयं अध्ययनशील होना चाहिए। उन्होंने साथ में यह भी बताया कि दीपक अन्य दीपक को तभी प्रज्वलित कर सकता है जब वह स्वयं क्या हो, प्रज्वलित हो। यानी लौ से लौ जलती है कब? जब एक लौ जली हुई हो, एक दीपक जला हुआ हो। यदि एक शिक्षक अपने विषय के अध्ययन को समाप्त कर लेता है या अपने ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करता है, तब वह अपने छात्रों में जागृति नहीं ला सकता, उनमें ज्ञान नहीं भर सकता और वह छात्रों के लिए बोझिल होता है। शिक्षक के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जॉन लेटिन। जॉन लेटिन, यहाँ ये जो जॉन है, इस जॉन का अर्थ है छात्र और लेटिन का अर्थ है विषय। तो शिक्षक नाम में छात्र और विषय दो शब्द सम्मिलित हैं। तो ध्यान रखें, शिक्षक के लिए कौन सा शब्द उपयोग में लिया? जॉन लेटिन। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षक को अपने विषय और अपने छात्रों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और जब इन दोनों की जानकारी हो जाएगी तब वो कैसा शिक्षक कहलाएगा? तब वो प्रभावशाली शिक्षक कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक और है, ये जो शिक्षक शब्द है, यह शिक्षक शब्द शिक्ष धातु से बना है। किससे बना है? शिक्ष धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है सीखने व सिखाने वाला। अब यहां पर सीखने वाला विद्यार्थी है और सिखाने वाला शिक्षक है। शिक्षक को दार्शनिक की संज्ञा दी जाती है। यह शुरू से ही मान्यता है, शिक्षक को दार्शनिक की संज्ञा देना। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसे क्या माना जा रहा है? वर्तमान में शिक्षकों को प्रबंधक भी मानक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दार्शनिक तो है ही, इसके साथ ही प्रबंधक भी माना जाता है, क्योंकि शिक्षक कम संसाधनों की उपस्थिति में भी बहुत कुछ कर देते हैं। अब एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था ओकशॉट। ओकशॉट ने क्या बताया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ओकशॉट ने शिक्षक के 4 क्रियाएं बताई थी। शिक्षक की 4 क्रियाएं। अब ये 4 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें उन्होंने 1 नंबर बताया कि शिक्षक है वो छात्रों को सूचनाओं का संप्रेषण करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। छात्रों को सूचनाओं का संप्रेषण, आपके पास में जो भी नॉलेज है वो नॉलेज बच्चों तक पहुंचाना। ठीक है, और दूसरा था विषय संबंधी संप्रेषण। विषय संबंधित सूचनाओं का संप्रेषण। ठीक है, ये। और तीसरा था
सूचनाओं का ज्ञान। अब उसके संप्रेषण तो कर देगा, लेकिन उन सूचनाओं की जानकारी होना भी एक आवश्यक है, यानी कि सूचनाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके अलावा अब ज्ञान तो हो गया, लेकिन ये जो पाठ्य वस्तु है, ये जो सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए हमारे पास में अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो पाठ्य वस्तु के लिए अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का उपयोग करना उसे आना चाहिए, सूचनाओं का ज्ञान होना चाहिए, विषय संबंधी सूचनाओं का संप्रेषण हो और छात्रों को सूचनाओं का संप्रेषण हो। ये 4 सोपान किसने बताए थे? ऑक्सफोर्ड ने। तो ये इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक की 4 क्रियाएं कौन सी है। सोपान तो आई के डेविस बताते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। आई के डेविस ने शिक्षण के 4 सोपान बताए थे। अब यहां आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। देखो, सोपान और क्रियाएं, सोपान ऑक्सफोर्ड ने बताए, क्रियाएं, और सोपान बताए थे आई के डेविस ने। ठीक है, आई के डेविस ने क्या बताए? सोपान बताए। अब सोपान कौन कौन से थे? तो इसमें पहला था नियोजन। दूसरा उन्होंने बताया व्यवस्था, एक प्लानिंग होनी चाहिए शिक्षक के दिमाग में, फिर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, फिर अनुसरण, शिक्षण में अनुसरण होना आवश्यक है, और चौथा पॉइंट था वो था नियंत्रण। क्या आवश्यक है? नियंत्रण। डेविस ने ही शिक्षक को प्रबंधक की संज्ञा दी थी। शिक्षक को प्रबंधक की संज्ञा किसने दी? डेविस ने। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि शिक्षण के 4 सोपान कौन से हैं, और शिक्षक की 4 क्रियाएं कौन सी है, और शिक्षक को प्रबंधक किसने कहा। ठीक है। अच्छा, जो वर्तमान में जो आधुनिक शिक्षण हो रहा है, आधुनिक शिक्षण, इस आधुनिक शिक्षण में क्या हो रहा है? इस आधुनिक शिक्षण में शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य क्या होता है? अंतःक्रियाएं के मध्य अंतःक्रियाएं होती है। ठीक है। अब यहां एक और विद्वान है, शिक्षाविद है फ्लेंडर्स। तो फ्लेंडर्स ने शिक्षण को क्या बताया? फ्लेंडर ने शिक्षण को सामाजिक प्रक्रिया बताया। सामाजिक प्रक्रिया किसके मध्य होती है? छात्र व शिक्षक के मध्य। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेंडर्स ने क्या बताया? सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रियाएं होती है जिसमें, और आई के डेविस ने 4 सोपान बताए थे। ठीक है। अब शिक्षण प्रक्रिया में एक और छात्र क्या होता है? सीखने वाला। अब यहाँ जो छात्र है वो होता है सीखने वाला। आपके परीक्षाओं में इनके जो सवाल बनेंगे वो सीधे सवाल नहीं बनेंगे, थोड़ी घुमा फिरा करके और जोड़ तोड़ करके बनेंगे। ठीक है ना। तो एज इट इज शब्द हैं वो नहीं आएंगे। और यहाँ शिक्षक है वो है सिखाने वाला। ठीक है, शिक्षक क्या है? सिखाने वाला। अब जो ये शिक्षण प्रक्रिया है, इस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एक संचालन करता है, केंद्रीय संचालनकर्ता कह सकते हैं। ठीक है। वह न केवल शब्दों द्वारा वरना अपनी रुचि, अरुचि, आचार विचार, रहन सहन और अन्य मानकीय तत्वों के द्वारा छात्रों पर क्या करता है? गहरा प्रभाव डालता है। और इसके अलावा जो शिक्षक है वो शिक्षक एक तो आपके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से
छात्रों पर अपना प्रभाव डालता है, छात्रों पर अपना प्रभाव डालता है। अप्रत्यक्ष कैसे है? प्रत्यक्ष में तो जैसे वो शिक्षण कार्य वगैरह करवाएगा या जो भी अपने विषय वस्तु का ज्ञान है वो बच्चों तक पहुंचाएगा, वो है। अप्रत्यक्ष में जैसे शिक्षक कैसे उठते बैठते हैं, कैसे बोलचाल है उनका, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा रहन सहन है, वो चीज़ें भी बच्चे उनसे ज़रूर सीखते हैं, ठीक है। और ये जो प्रभावी प्रभाव डालने वाला है ये मेन शिक्षक ही है, ठीक है। तो प्रमुख कार्य हो इसका, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षक के गुण, ठीक है। शिक्षक के गुण क्या क्या होने चाहिए। यहाँ हम शिक्षक के जो गुण है वो अलग अलग आधार पर है, इनकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पहले हम बात कर लेते हैं बिडाल की। बिडाल एक शिक्षाविद थे और उन्होंने कहा कि शिक्षक की एक या अधिक योग्यताएं जो वांछित शैक्षिक प्रभाव उत्पन्न करे वही शिक्षक की क्या कहलाती है, क्षमताएं कहलाती है। तो कह सकते हैं कि वांछित शैक्षिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली योग्यताएं, उत्पन्न करने वाली योग्यताएं क्या कहलाती है, शिक्षक की क्षमता। तो यहां ध्यान रखना है कि शिक्षक की क्षमता की बात किसने की, तो वो थे बिडाल। बिडाल के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ हम अलग अलग आधार पर बात करेंगे। तो पहला हम लेते हैं ज्ञानात्मक विशेषताएं या ज्ञानात्मक गुण, ठीक है। तो ज्ञानात्मक विशेषताओं में अपन पहला पॉइंट ले लेते हैं, जैसे उच्च शैक्षिक निष्पत्ति वाला, उच्च शैक्षिक निष्पत्ति वाला। एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, उच्च शैक्षिक निष्पत्ति वाला होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शिक्षक का अपने छात्रों के संबंध में परिचित होना या छात्रों को जानने वाला होना चाहिए। तो यहां हम सीधा शॉर्ट में लिख देते हैं, छात्रों को जानने वाला। तीसरा लेते हैं, एक शिक्षक में क्या होना चाहिए, अपने विषय का ज्ञान। और अगला है, अब विषय का ज्ञान तो है लेकिन इस विषय वस्तु की अच्छी तैयारी होनी चाहिए उसके सामने। अब ऐसा नहीं है एक बार आपने पढ़ लिया और रेडी हो गए। आपको कक्षा में जाने से पहले अपनी विषय वस्तु की क्या करनी है, तैयारी करनी है, और फिर बाद में इस विषय वस्तु का प्रभावी प्रस्तुतिकरण भी होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो ये ज्ञानात्मक विशेषताएं हो गई शिक्षक के। अब यहां ओलिव एंड हैमिल्टन, ये दो शिक्षाविद हुए थे। इन्होंने कहा कि विषय के ज्ञान के साथ साथ शिक्षक को सिखाने की प्रक्रिया भी आनी चाहिए, ठीक है। तो विषय ज्ञान तो है ही है, लेकिन इसके अलावा क्या होना चाहिए, एक शिक्षक में सिखाने की प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। किस प्रकार मुझे कोई भी वस्तु है वो बच्चों को सिखानी है तो किस प्रकार सिखानी है, इसकी प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। मेरे अंदर आधारभूत सिद्धांतों का नॉलेज होना चाहिए, आधारभूत सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो शिक्षण विद्या है उसकी जानकारी भी मुझे होनी चाहिए, शिक्षण विधियों की जानकारी भी होनी चाहिए। इसके अलावा कक्षा अनुशासन, कक्षा अनुशासन में रखने की कुशलता। तो ओलिव और हैमिल्टन ने बताया कि एक शिक्षक के पास में विषय का ज्ञान हो ये भी ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ सिखाने की प्रक्रिया हो, आधारभूत सिद्धांतों का नॉलेज हो, शिक्षण विद्या का ज्ञान हो, कक्षा को अनुशासित रखने की क्षमता हो, और ये जब जानकारियाँ, ये जब क्षमताएं उसके अंदर होगी तो वो एक आदर्श शिक्षक कहलाने योग्य होगा। अब हम बात करेंगे भावनात्मक विशेषताओं की। तो भावनात्मक विशेषताओं में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, तो यहाँ एक संवेग, शिक्षक में संवेग
होना आवश्यक है। दूसरा, रुचियाँ, शिक्षक को रुचियाँ रखनी चाहिए। और इसके आगे लेते हैं हम अभिवर्ती। और चौथा है मूल्य व व्यक्तित्व संबंधी। ठीक है, तो भावनात्मक विशेषताओं में संवेग, रुचियां, अभिवर्ती, मूल्य तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं आती है। ये एक शिक्षक के अंदर होना जरूरी है। उसमें संवेग भी होनी चाहिए, उसमें रुचियां होनी चाहिए। अगर रुचि नहीं होगी तो वो आगे और ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो चेंजेस नहीं कर पाएगा, वो इनोवेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभिवर्ती होनी उसमें ज़रूरी है। उसका व्यक्तित्व भी है वो प्रभावी होना चाहिए। अब यहाँ एंडरसन ने बताया था कि एक प्रभुत्ववादी का मतलब ये होता है कि ऐसा शिक्षक जिसमें भावात्मक और ज्ञानात्मक विशेषताएं हो और कौशल संबंधी जानकारियां भी उसमें हो। तो प्रभुत्ववादी शिक्षक कक्षा पर अच्छा प्रभाव डालता है। कक्षा पर कह सकते हैं कि वांछित प्रभाव डालता है। तो वांछित प्रभाव डालने वाला कौन हो सकता है? एक प्रभुत्ववादी शिक्षक। तो प्रभुत्ववादी शिक्षक की धारणा किसने दी? एंडरसन ने। उन्होंने बताया कि जिस शिक्षक में भावनात्मक विशेषताएं हो, ज्ञानात्मक हो, कौशल संबंधी जानकारियां हो, तो वो शिक्षक ज़्यादा प्रभाव अपने विद्यालय में छोड़ता है। अब इसके अलावा जो शिक्षक का व्यक्तित्व है, शिक्षक का व्यक्तित्व और ये आपस में संबंधित होता है किससे? छात्र की निष्पत्ति से। शिक्षक का व्यक्तित्व जितना ज़्यादा प्रभावी होगा, छात्र की निष्पत्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर व्यक्तित्व अच्छा है तो निष्पत्ति सदैव ग्रोथ करेगी। ठीक है, इसके अलावा ये एंडरसन हो गए। अब एक रेयंस करके और विद्वान हुए थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि एक उत्साही व्यवस्थित और प्रेरणादायक या प्रेरणा देने वाला शिक्षक ज़्यादा प्रभावी होता है। शिक्षक ज़्यादा प्रभावी होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि रेंस ने क्या कहा। रेंस ने कहा उत्साही, मतलब जिसके अंदर उत्साह हो, नया काम करने की उसमें ललक हो और व्यवस्थित हो। ऐसे नहीं वो बिखर जाए चारों तरफ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, नहीं। जिसमें मैनेजमेंट का गुण हो और जो प्रेरणा देने वाला हो, ऐसा शिक्षक सदैव क्या होता है? प्रभावशाली होता है। ऐसा शिक्षक प्रभुत्ववादी होता है। और यह शिक्षक हमेशा अपनी छाप है वो अपने विद्यार्थियों पर सकारात्मक छोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गतिशील कौशल। शिक्षक छात्रों के समक्ष एक आदर्श प्रतिमान होता है। क्या होता है? आदर्श प्रतिमान, आदर्श मॉडल कह सकते हैं। और जिसका छात्र क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। छात्र क्या करेंगे? अनुकरण। अतः शिक्षक में पूर्ण कौशल होना आवश्यक है। ठीक है, शिक्षक क्या है? एक आदर्श प्रतिमान है और इस प्रतिमान का अनुकरण कौन करते हैं? छात्र करते हैं। इसलिए शिक्षक में क्या होना चाहिए? कौशल। इसलिए शिक्षक में कौशल होने आवश्यक है। ठीक है, ये हो गया शिक्षक के कौशल से संबंधित। और जो आदर्श शिक्षक है, आदर्श शिक्षक को आदर्श शिक्षक को क्या माना गया है? तो एक आदर्श शिक्षक है वो मनुष्य का निर्माता है। इसलिए शिक्षक को कम नहीं आंकना चाहिए। ठीक है। दूसरा, राष्ट्र निर्माता है। एक शिक्षक ही सब कुछ, जितने भी पद हैं उनके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए शिक्षक को क्या कहा गया है? राष्ट्र निर्माता। इसके अलावा
शिक्षक है वो शिक्षा पद्धति की आधारशिला है, आधारशिला है। देखिए, अधिकारी भले डीओ या सीडीओ या डायरेक्टर कुछ भी कर ले, लेकिन अगर नीचे की कड़ी एक्टिव होगी, सक्रिय होगी, तो ही क्या होगा, समाज में परिवर्तन होगा। और नीचे की कड़ी कौन है? शिक्षक है। और शिक्षक क्या करता है? समाज को गति प्रदान करता है। कौन सा? आदर्श शिक्षक। ठीक है, तो शिक्षक को समाज को गति प्रदान करने वाला माना गया है, शिक्षा पद्धति की आधारशिला माना गया है, और राष्ट्र निर्माता बताया गया है, और इसे मनुष्य का निर्माता भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। एक विद्वान हुए थे क्लेप के अनुसार एक अच्छे शिक्षक के व्यक्तित्व में क्या क्या होना चाहिए? अच्छे शिक्षक के व्यक्तित्व में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए? देखिए, तो सबसे पहले है उसमें एक संबोधन होना जरूरी है, संबोधन की क्षमता होनी चाहिए, उसकी व्यक्तिक आकृति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैयक्तिक आकृति, यानी कि उसका जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो बेहद अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षक है वो आशावादी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि निराशा आ जाए उसमें छोटी सी बातों को लेकर के, तो वो बातें नहीं होनी चाहिए। शिक्षक में संयम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, शिक्षक में एक उत्साह होना चाहिए, शिक्षक में मानसिक निष्पक्षता होनी चाहिए, मानसिक निष्पक्षता। ठीक है, शिक्षक है वो हर किसी का क्या होना चाहिए? शुभ चिंतन करने वाला। इसके अलावा शिक्षक में सहानुभूति होनी चाहिए, और नंबर है उसमें जीवन जीने की कला होनी चाहिए, जीवन शक्ति होनी चाहिए। और अगला है उसमें एक विद्वता का निवास होना चाहिए, उसमें विद्वता होनी चाहिए, हर चीज़ का जानकार होना उसको आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक को दार्शनिक माना गया है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसे प्रबंधक या मैनेजर भी, इस मैनेजर की भी संज्ञा उसे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षक का अधिगम प्रक्रिया में क्या क्या योगदान है। शिक्षक जो है वो क्या करता है? छात्रों के सामने अधिगम जनक अनुभवों को प्रस्तुत करता है। अपने जो भी ज्ञानात्मक पक्ष होता है उनको क्या करता है? अपने विद्यार्थियों के सामने, अधिगम जन्य नहीं, अधिगम जनक अनुभवों को विद्यार्थियों के सामने रखता है, विद्यार्थी के समक्ष रखता है। तो ऐसे अनुभव जिनसे क्या हो? अधिगम हो। तो ऐसे अनुभवों को वो विद्यार्थी से शेयर करता है, जिससे क्या होता है? विद्यार्थी कुशल होता है। ठीक है, और इसके अलावा शिक्षक क्या करता है? छात्र के मन में भावात्मक सोच और क्रियाजन्य परिवर्तन लाता है। ये भी एक शिक्षक का क्या हो गया? गुण हो गया। शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनुभवों को प्रदान करता है, यह हमें ध्यान रखना है। शिक्षक का प्रयास छात्रों में कौशल विकसित करके उसमें रचनात्मक शक्ति का विकास करना है। तो शिक्षक का प्रयास क्या होता है? शिक्षक का प्रयास होता है छात्रों में कौशल उत्पन्न करना या विकसित करना। फिर ये जब कौशल उसमें विकसित हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? उसमें रचनात्मक शक्ति विकसित होगी, रचनात्मक शक्ति का विकास होगा। ठीक है, जिससे वो क्या करेंगे? अपनी समस्याओं का समाधान, अब यहां देखिए
वो केवल उसे शैक्षिक ज्ञान ही नहीं देगा, वो केवल उसको विद्या का ज्ञान ही नहीं देगा, वो उसे सर्वमुखी ज्ञान है, जो नॉलेज है वो देगा उसे, जिससे उसके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का वो क्या कर सकेगा, समाधान कर सकेगा। अब शिक्षण प्रक्रिया की संरचना अध्यापक इस रूप में उसे करना चाहिए कि उसमें छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके व्यक्तित्व से संबंधित क्रियाएं अनुक्रियाएं भी शामिल हो। समूह में कार्य संपादन के अवसर देकर के छात्रों में स्वस्थ सामाजिकता को विकसित किया जा सकता है, और ऐसा प्रयास एक शिक्षक ही करता है। देखिए, इसके अलावा एक और है कि शिक्षक क्या करता है, पूर्व अर्जित अनुभव, किसके, छात्र के। तो छात्र के पूर्व अर्जित अनुभवों को ध्यान में रख करके ही अपना शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। रख करके क्या करना चाहिए, अधिगम अनुक्रिया, या कह सकते हैं अधिगम क्रियाएं उसे करनी चाहिए। उसे किस प्रकार पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इसके लिए विद्यार्थी को पहले क्या जानकारी है, उसको ध्यान में रख करके अपनी अधिगम क्रियाएं उसे प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही लक्ष्य और सिखाने योग्य मानकों का निर्धारण छात्रों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर भी किया जाए। ठीक है, एक तो लक्ष्य, आप विद्यार्थी के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, और सिखाने के क्या कर रहे हैं, सिखाने के मानक निर्धारित कर रहे हैं। तो ये आपको किस बेस पर निर्धारित करने हैं, ये सीखने की क्षमता के आधार पर। अब यहां केवल ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि हमें लक्ष्य कैसे निर्धारित करने हैं, क्या करना है, तो यहां प्रश्न थोड़े घुमा करके आएंगे, लेकिन उत्तर होगा वो सीखने की क्षमता। विद्यार्थी के सीखने की क्षमता को ध्यान में रख करके ही हमें अपनी अधिगम क्रियाओं को अंजाम देना है। और इसके साथ ही छात्र को अधिगम प्रक्रिया में भागीदार बनाना भी आवश्यक है। अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को, विद्यार्थी को क्या बनाना है, हमें भागीदार। ऐसे ना हो कि केवल शिक्षक हैं वही बोलते जा रहे हैं और विद्यार्थी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बनाना चाहिए। इससे शिक्षक को छात्रों की उपलब्धियां और कठिनाइयों का आभास होता है। ठीक है, इन्हें वे उचित मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकता है, या अभिप्रेरकों के सदुपयोग से, या उन्हें दूर करके छात्र को प्रोत्साहित करके आगे भी बढ़े, ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक में विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौशल होना चाहिए। देखिए, ये एक और गुण भी है और इस प्रक्रिया में भी आ गया, और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपको विषय वस्तु को प्रस्तुत करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप ऐसे समझिए कि आप एक सरकारी सेवा में हैं और शिक्षक हैं, और आपको ये ज्ञान चाहिए, तभी आप शिक्षक को सही तरीके से समझ पाएंगे और अपने जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इन प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। अब देखिए, जो हमारी पाठ्य वस्तु है ना, वो कैसी होनी चाहिए। हमारी पाठ्य वस्तु कैसी होनी चाहिए? पाठ्य वस्तु छात्र की परिपक्वता, छात्र की परिपक्वता और क्षमता के अनुकूल हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा फलदायक अभिप्रेरणाओं का ही हमें क्या करना है, उपयोग करना है, जिससे पॉजिटिव अर्थ निकले। ठीक है, भावनात्मक बाधाएं मिटाकर विषय वस्तु प्रस्तुत की जानी चाहिए हमें, और शिक्षण को स्थानांतरण गुण की ओर मोड़ना हितकर होता है। तो शिक्षण को किस ओर मोड़ना चाहिए? स्थानांतरण गुण की ओर मोड़ना चाहिए। स्थानांतरण गुण का मतलब ये हो गया कि उसका एक ज्ञान है, वो एक गुण है, लक्षण है, वो दूसरे में भी काम आए। ऐसा नहीं हो कि वो एक चीज सीख ली, वो केवल उसी में ही काम आए, ऐसा नहीं।
दूसरी वस्तुओं में भी उसका उपयोग वो कर सके, दूसरी परिस्थितियों में भी उनका उपयोग वो कर सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और टॉपिक लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि शिक्षक के लिए शिक्षण प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आरटीई में शिक्षक की क्या भागीदारी है, क्या कर्तव्य है, उनके बारे में भी हम अब आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए शॉर्ट में हम चलते हैं और उपयोगी बातों को ही समाहित करेंगे। तो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए हमारे पास में 6 बातें हैं। उन 6 बातों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहला आता है किसे सिखाना है। पहला पॉइंट है किसे सिखाना है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां आपको पता है छात्र को सिखाना है, लेकिन कैसे कैसे यहाँ छात्र की कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, या छात्र की रुचियों को ध्यान में रखना है, उसकी अभिव्यक्तियों को ध्यान में रखना है, अभिव्यक्तियों को ध्यान में रखना है, उसकी योग्यताओं को ध्यान में रखना है। ठीक है, योग्यताओं को ध्यान में रखकर योग्यताओं कह सकते हैं, और यहाँ कह सकते हैं अपन उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी अगर जोड़ ली जाए तो बढ़िया रहेगा। हर बालक क्या होता है, भिन्न होता है, तो उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके हमें छात्र को सिखाना है। ठीक है, छात्र को सिखाना है। सिखाने वाले में विषय वस्तु के प्रति विशेष योग्यता होनी चाहिए, यानी कि इसमें शिक्षक में, जिससे वह शिक्षण प्रक्रिया को स्तर के अनुसार पूर्ण कर सके। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं, क्यों सिखाना है। सिखाना किसे है, विद्यार्थी को। क्या चीजें ध्यान में रखनी है, योग्यताएं, रुचियां, अभिव्यक्तियां, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अब क्यों सिखाना है, तो छात्र में लिखना, पढ़ना, गणना करने के अलावा उसे उत्तरदायी नागरिक बनाना है, उसे समाज के लिए उपयोगी बनाना है। तो देखिए यहाँ पढ़ना, लिखना, गणना करना, ये तो सामान्य बातें हो गई, लेकिन इसके अलावा हमें क्या तैयार करना है, हमें उत्तरदायी व्यक्ति तैयार करना है। हम देखते हैं कि कई व्यक्ति गणित में बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से वो बहुत पिछड़े हुए होते हैं, नैतिक रूप से बहुत पिछड़े हुए होते हैं, तो उनका सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है। जो हमें काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है, वो केवल किताबी ज्ञान को ही लेकर के बैठ गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें कैसे हो, समाज के उपयोगी होना चाहिए, समाज के उपयोगी व्यक्ति बनाने के लिए। ठीक है, समाज के उपयोगी, अधिकारों से अवगत। अब यहां अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों से अवगत कराने के लिए हमें सिखाना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके, क्यों सिखाना का ये जवाब है। अब अगला प्रश्न बनता है, क्या सिखाना है। अगर हम विद्यार्थी को सिखाने जा रहे हैं तो हमें क्या सिखाना है। तो छात्र के सोच और व्यवहार में ज्ञान और कौशलों के द्वारा क्या लाना है, हमें परिवर्तन ला करके उसको परिस्थितियों के प्रति समानुकूल का अवबोध विकसित करना है। ठीक है ना, तो क्या करना है, सोच, व्यवहार व ज्ञान एवं कौशल द्वारा, ज्ञान एवं कौशल द्वारा क्या करना है, उसमें परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है। ठीक है, फिर उसे परिस्थितियों के प्रति क्या बनाना है, अनुकूलित बनाना है, परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित बनाना है। अगला पॉइंट आता है, कैसे सिखाएं। तो यहां पर शिक्षक में कुछ जानकारियां होनी चाहिए। शिक्षक में मनोविज्ञान की जानकारी हो, क्योंकि अध्यापक को अधिगम कराने की मनोवैज्ञानिक विधियों से उसे अवगत होना आवश्यक है।
और वह छात्र के पूर्व अनुभवों का सदुपयोग करके उसे सीखने में प्रवृत्त कर सकता है। तो इसके लिए उसमें शिक्षण विद्याएं भी होनी चाहिए, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए और पूर्व अनुभवों का उससे क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अगला पॉइंट ले सकते हैं हम कि कहाँ सिखाएं, कह सकते हैं कहाँ सिखाएं। ठीक है, अब बच्चे को सिखाना कहाँ है, कहाँ सिखाएं। विद्यालय सीखने हेतु एकमात्र स्थान नहीं समझा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो विद्यालय है वहीं हम सब कुछ सिखा सकते हैं। तो विद्यालय सीखने का उपयुक्त स्थान है, लेकिन एकमात्र स्थान नहीं है, एकमात्र स्थान नहीं है। तो किसी कहाँ भी और किसी के द्वारा या किसी भी माध्यम से छात्र को नवीन अनुभवों को अर्जित कराया जा सकता है। ठीक है, तो कहीं भी और किसी के द्वारा भी क्या करवाया जा सकता है, अनुभव करवाए जा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका क्या है और शिक्षक के कर्तव्य क्या हैं। इसके तहत सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 23 की उपधारा 1। तो इस धारा के अधीन शिक्षकों की नियुक्ति होती है, शिक्षकों की नियुक्ति। ठीक है, तो नियुक्त शिक्षकों के कर्तव्य क्या होंगे, नियुक्त शिक्षकों के कर्तव्य। तो उसमें एक है कि विद्यालय में नियमितता, शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय जाएगा, वह समय का पालन करना होगा। ठीक है, दूसरा है धारा 29 की उपधारा है 2। इसके अनुसार शिक्षक को क्या करना पड़ेगा, पाठ्यक्रम संचालन करना और उसे पूर्ण करना। तो ये धाराएं पूछी जा सकती है, धारा 29(2) क्या है, धारा 23(1) क्या है। ठीक है, और इसके अलावा अगला पॉइंट है प्रत्येक विद्यार्थी की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण। ठीक है, इसका निर्धारण करना है और उसके अनुसार उसे क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त शिक्षण भी उसे करवाना पड़ेगा। इसके अलावा है अभिभावकों के साथ नियमित बैठक। जैसे अभी अपने पेरेंट टीचर्स मीटिंग चल रही है, वो इसी के तहत है। नियमित बैठक करना व विद्यार्थी प्रगति से अवगत करवाना, कि आपका विद्यार्थी क्या क्या सीख रहा है, कैसे आ रहा है, रोज उसकी उपस्थिति कैसी है, नियमितता कैसी है, और इससे संबंधित जो सुसंगत जानकारियां उनके बारे में वो अवगत करवाते रहते हैं। और इसके अनुसार कोई भी, जैसे एक और अपन यहाँ धारा देख लेते हैं, धारा है 28। इस धारा के अनुसार शिक्षक प्राइवेट शिक्षण नहीं करवा सकता, प्राइवेट शिक्षण वह कह सकते हैं ट्यूशन नहीं करवा सकता। ठीक है, करवाएगा तो वो निःशुल्क होना चाहिए और उसका शपथ पत्र होना चाहिए और उसका आवेदन भी किया हुआ होना चाहिए।
तो इस प्रकार ये थी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों की भूमिका और उनके उत्तरदायित्व। साथियों, हम जल्द ही लाइव कक्षा के दौरान ये जो चैप्टर कंप्लीट हो रखे हैं इनका एक लाइव टेस्ट हम शुरू करेंगे और अपेक्षा है आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने साथियों के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।